प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में हम अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था है। पिछले वीडियो में जब हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा था तो धीरे धीरे हम चल रहे थे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वीडियो कई बार बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाता है और समटाइम्स हम समझ भी नहीं पाते इतना सारा अगर एक साथ बता दिया जाए तो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप आसानी से उसे समझ पाएं। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अब मैंने आपको बताया था संस्कृत से हिंदी तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, हिंदी भाषा का जो उद्भव है यानी कि वो आई कहाँ से है, दूसरी बात उसका विकास यानी कि धीरे धीरे उसका विकास किस तरह से और कहाँ से हुआ था, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि वो उसका सीधा संबंध है भारतीय आर्य भाषाओं से। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं की तीन अवस्थाएं हमने देखी थी, तीन जो उसके भाग हैं। सबसे पहली थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, जिसमें दो भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, दूसरी अवस्था थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसकी भी तीन अवस्थाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली पाली, दूसरी प्राकृत और फिर तीसरी अपभ्रंश। पाली और प्राकृत भाषा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पाली सबसे पहली थी, ठीक है, और इसके बाद विकास हुआ प्राकृत का जो लिखित यानी कि साहित्यिक रूप में भी है। ठीक है, और उसके बाद विकास हुआ था अपभ्रंश का। मैंने आपको कहा था कि ये वो अवस्था थी जहाँ संस्कृत भी थी और उसके आगे की यानी कि प्राकृत भाषा भी लिखी जा रही थी और पढ़ी जा रही थी। ठीक है, आज हम अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, अपभ्रंश का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। हम सभी ये जानते हैं जहां मिलावट हो जाती है कई बार वो कुछ और ही हो जाता है, गलत हो जाता है, या हम कह सकते हैं उसका जो मुख्य जो रूप है वो बदल जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ है अपभ्रंश के साथ में। अपभ्रंश की समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी के बाद की जो भाषा कही जाती है वो कहलाती है पुरानी हिंदी। ठीक है, 1000 के आसपास की और पुरानी हिंदी। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं अपभ्रंश भाषा पे। मैंने आपको बताया जब प्राकृत से अपभ्रंश तक आए, प्राकृत भाषा थी, ठीक है, फिर प्राकृत और अपभ्रंश। मैंने आपको कहा कि जब जैन और बौद्ध, प्राकृत और पाली का संबंध विशेष रूप से किन से है, जैन और बौद्ध संप्रदाय से है। इन धर्म के जो लेख लिखे गए, जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली और प्राकृत में है। इस बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। लेकिन जब संस्कृत भाषा फिर से व्यवहार में आने लग गई थी तो प्राकृत भाषा की उपेक्षा होने लग गई थी। प्राकृत भाषा धीरे धीरे कम होने लग गई थी। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक बार अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसे एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता है। वैसा ही कुछ हुआ, संस्कृत भी चलती रही और प्राकृत का जो साहित्यिक रूप है, जो लिखना पढ़ना है, वो भी चलता रहा। और क्या हुआ, अपभ्रंश कैसे आई, जब प्राकृत और संस्कृत दोनों मिक्सड अप हो गई। यानी कि अपभ्रंश वह भाषा है जिसने संस्कृत के भी कुछ शब्दों को और प्राकृत जो साहित्यिक प्राकृत है, लिखने वाली जो साहित्यिक प्राकृत है, उसके भी शब्दों को अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि इसमें संस्कृत भी है और साहित्यिक प्राकृत भी है। उसके जो मिक्स्ड अप शब्द थे यानी कि दोनों के का जो मिलान वाले शब्द थे वो अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त होने लग गए थे। ठीक है, आचार्य हेमचंद और वाग्भट ने इसे ग्राम भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद और वाग्भट ने इसे क्या कहा, ग्राम भाषा। ग्राम भाषा
सीधा सा नाम इतना तो हम ही परिचित है, ग्राम भाषा यानी गांव की भाषा। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अलग अलग जो विद्वान थे, ठीक है, मार्कंडेय, इन लोगों ने किस तरह से इसकी व्याख्या दी है, किस तरह से इसका नाम दिया है। ठीक है, आचार्य दंडी, आचार्य दंडी ने इसे आभिरादी, आभिरादी की भाषा कहा। ठीक है, आभिरादी कौन होते हैं? ग्वाले, यानी गांव से जो संबंध रखने वाले। ग्वाले ज्यादातर कहाँ होते हैं? गांव, यानी कि ऐसे लोग जो या तो कम पढ़े लिखे हैं, है ना, या फिर पूरी तरह से अशिक्षित हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा। बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, यह रूप कौन उठाते हैं? जो अशिक्षित होते हैं, जिनमें इतना विवेक नहीं है, इतनी समझने की शक्ति नहीं है कि वो क्या समझ पाए कि क्या सही है, क्या औपचारिक है और क्या गलत है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मार्कंडेय, आप सब मार्कंडेय से परिचित हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष के बारे में भी इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, मार्कंडेय और इतर आचार्य यानी कि उनके आगे वाले जो आचार्य थे, उन्होंने अपभ्रंश के 3 रूप बताए हैं। ठीक है, मार्कंडेय और उनके बाद वाले जो आचार्य हैं, उन्होंने अपभ्रंश के 3 रूप बताए हैं। नागर, उपनागर और ब्राचड़। इन तीनों ही नामों से हम परिचित हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, अगर आपने प्राकृत और पाली के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तब आपने वो देखा है, तो आप इन तीनों नाम आपने देखे होंगे। उपनागर फिर भी ना सही, लेकिन नागर और ब्राचड़ देखा है। ठीक है, नागर में उन्होंने बताया था, ब्राचड़ तो नाम पता ही है हमें, सिंध की भाषा। ठीक है, नागर और उपनागर राजस्थान और गुजरात। एक थोड़ी टॉपिक से अलग थोड़ी बात बताना चाहती हूँ। नागर जो है शब्द है, वो कहा जाता है कि जो गुजरात के जो पंडित हैं, ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा है। ठीक है, गुजरात के जो पंडित हुआ करते हैं उन्हें नागर कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो देवनागरी जो शब्द लिया गया है ना, वो वहीं से कहीं से लिया गया है। ठीक है, जब वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, या संस्कृत के कुछ शब्दों को लिखने के लिए जिस तरह के अंकों का प्रयोग करते थे, उसे ही देवनागरी कहा गया। यानी कि देवों की भाषा, जो देव जिस भाषा में लिखते थे या प्रयोग करते थे, उसे देवनागरी कहा जाता है। इसीलिए हमारी हिंदी की जो लिपि है उसे देवनागरी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि इसका संबंध गुजरात नागर से है। ठीक है, नागर का संबंध हो गया गुजरात की बोली या भाषा, उपनागर राजस्थान और ब्राचड़ सिंध। ऐसा किसका मानना है? मार्कंडेय का। ठीक है, हम ये जानते हैं अपभ्रंश साधारण बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, जिसका प्रयोग समाज के शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोग किया करते थे। इसे लिखा भी गया कहीं कहीं, इसके बहुत सारे ग्रंथ, इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे रचनाकार हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो साहित्यिक प्राकृत है और संस्कृत है, इन दोनों के ही शब्द अपभ्रंश ने अपने अंदर समा लिया। अपभ्रंश जो भाषा कही गई है, जो उसकी तीसरी अवस्था है ना, उसमें संस्कृत और साहित्यिक प्राकृत के दोनों के शब्द आ गए थे। ठीक है, ये 3 आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। ग्राम भाषा, ठीक है, आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट ने दिए थे। ये इसलिए बता रही हूँ, जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ध्यान में रखने योग्य हैं। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि अपभ्रंश को ये नाम किसने दिया, या अपभ्रंश को वाग्भट ने कौन सा नाम दिया था, ये कितने भागों में, नागर का संबंध किससे है, ब्राचड़ का संबंध किससे है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, विशेष रूप से नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा इसमें लोग लिखने भी लग गए थे, ठीक है, और उसी वजह से जब जगह जगह पर तो स्थान के आधार पर, यानी कि जैसे शूरसेन, जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में आपको बताया था, शूरसेन की जो भाषा थी वो कहलाई शौरसेनी, ठीक है, ब्राचण की ब्राचण, ठीक है, मगध के आसपास की मागधी, और जो जैन आचार्य हैं वो जो लिखते थे उनकी जो भाषा थी वो थोड़ी बहुत मागधी और शौरसेनी दोनों का मिक्सचर, यानी दोनों का मिलान था, जिसे कहा जाता था अर्धमागधी, जिसे नाम दिया था अर्धमागधी, ठीक है। इसी तरह से स्थान के आधार पर अपभ्रंश के भी कई भेद हो गए थे, ठीक है। उन्हीं से जो अलग अलग जो भेद हैं उनमें से बहुत सारे हैं, जैसे शौरसेनी है, अर्धमागधी है, अर्धमागधी से पश्चिमी हिंदी, ठीक है, और क्या बोलते हैं मागधी, ठीक है। इनसे बहुत सारी भाषाएं जो आज की हमारी आधुनिक हिंदी की कई भाषाएं हैं जो अब तक संविधान में भी मानक रूप से मानी गई हैं, जैसे उड़िया, असमिया, बांग्ला, है ना, पंजाबी, गुजराती, ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो उसी से यानी कि अपभ्रंश से ही विकसित, अपभ्रंश के ही कई रूपों से विकसित हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपभ्रंश कैसे बनी, इसके शब्द कैसे आए, ठीक है, जो लिखे भी गए हैं, ठीक है। तीसरी बात है इसका स्वरूप, ये कैसी है, ठीक है, अपभ्रंश का स्वरूप। पहला आप देखेंगे, अगर आपने कभी अपभ्रंश की किसी रचना का नाम सुना है तो आपने नोटिस करा होगा कि उसमें ऊ शब्द, ऊ जो वर्ण है वो बहुत बार आता है। दूसरा, उसमें ट वर्ग की प्रधानता रहती है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। पहला है उकार बहुला भाषा है, उकार बहुला, ठीक है, ऊ ज्यादा आता है। दूसरा, ट वर्ग की, वर्ण नहीं वर्ग, यानी कि पूरे पांचों वर्ग, पांचों जो वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांचों इसमें ज्यादा आते हैं, ट वर्ग की अधिकता है। अब ट वर्ग तो बताने की जरूरत नहीं है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर वचन और लिंग की बात की जाए तो इसमें भी बाकी भाषाएं, जो हिंदी भाषा है उसी की तरह ही 2 वचन और 2 लिंग माने जाते हैं। एक वचन और बहुवचन, और लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो नपुंसक लिंग है वो अर्धमागधी में माना जाता है, ठीक है। अब वो नहीं है इतना, अब वो एक तरह से लुप्त माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास, जो उदय शंकर बिहारी, जो उदय नारायण तिवारी की जो बुक है, एक मिनट में लिखती हूँ, इसी के आगे हम लिख देते हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी की एक किताब है, उनका एक ग्रंथ है हिंदी भाषा का उद्गम व हिंदी भाषा का उद्गम व विकास। इसमें उन्होंने अपभ्रंश का जो जन्म काल है वो 700 ईस्वी माना है। जन्म काल क्या माना? ये चीज़ हम सब जानते हैं कि पुरानी जो, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हम सूरदास के लिए बोलते हैं, तुलसीदास के लिए बोलते हैं, कबीरदास के लिए बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनका जन्म और वो लुप्त हुई या धर्म कब आया, इस तरह की जिनका कोई लिखित
पूरी तरह से मानक प्रमाण नहीं है। उसके लिए जो विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, वो अपने अपने मत समय समय पर प्रकट करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अपभ्रंश का जन्मकाल माना जाए तो जो उदय नारायण तिवारी हैं, उनकी जो किताब है हिंदी भाषा का उत्गम व विकास, इस किताब में उन्होंने अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें भोलानाथ तिवारी, माफ कीजिएगा मैं शंकर को ज्यादा ही नाम ले रही हूँ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। जैसा कि हमने भी कहा, जो मैंने आपको जो समयावधि बताई है वो 500 से 1000 की ही बताई है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मानक है वही स्थिति। ठीक है, लेकिन जो एक 700 से माना जाता, 700 काल माना गया, वो उदय नारायण तिवारी का, और दूसरा भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जो जन्म काल है वो 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए अगर प्रश्न बनता है तो हम उसका उत्तर 500 ईस्वी ही देंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर हमेशा एक स्थिति लेकर नहीं चलते हैं, ये चीज़ हम भी जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति से अगर हम छूटते हैं तो वो एकदम से नहीं छूटते हैं। ठीक है, वो थोड़ी बहुत बनी भी रहती हैं। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, लेकिन उनकी जो बॉर्डर्स होती हैं वो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर दोनों क्षेत्रों की जो विशेषताएं हैं वो मिलती हैं। ठीक है ना, तो इधर का पूरी तरह से छूटता है ना उधर का पूरी तरह से मिलता है। ठीक है, वही बात है कि 500 को हम पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि इस टाइम अपभ्रंश पूरी तरह से शुरू हो गई थी और प्राकृत है वो संस्कृत बिल्कुल छूट गई थी। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि माना जाता है अपभ्रंश का जन्मकाल 500 से 1000 से मैं आपको बताती हूँ 1200 तक भी ये प्रयुक्त थी। जो अपभ्रंश भाषा है वो प्रयोग में लाई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो उसका स्वरूप है वो हिंदी में 1000 के बाद से परिवर्तित होने लग गया था। और इसीलिए महापंडित डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन और जो हमारे हिंदी कहानी के जो विशेष कहानीकार हैं डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इससे 1000 के बाद की जो हिंदी थी, 1000 के बाद का जो अपभ्रंश का रूप था उसे पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, यही वाला मिटा देती हूँ। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी ने जो 1000 के बाद की 1000 ईस्वी के बाद की का जो अपभ्रंश का रूप है या जो भाषा है उसे किस नाम से अभिहित किया था? पुरानी हिंदी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है वो इन्हीं की है। उसने कहा था, मुझे लगता है आपने सबने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो प्लीज एक बार पढ़िए, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, इतनी अच्छी कहानी है वो। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा कि अपभ्रंश जो है वो क्षेत्रीय रूप से यानी कि क्षेत्रीय आधारों पर उसके कई रूप हो गए थे। ठीक है, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने पहले से इसे लिखा हुआ है ताकि मेरा थोड़ा समय बच जाए। शौरसेनी का नाम नया नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं, वही है शौरसेनी यानी कि शूरसेन की जो अपभ्रंश यानी कि शूरसेन में जो प्राकृत थी वो जैसे अपभ्रंश में बदली थी। ठीक है, तो उसे शौरसेनी अपभ्रंश का नाम दिया गया था, जिसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये 3 बोलियां इसके अंदर आती हैं। अगला है पैशाची। पैशाची आता है, पैशाची के अंदर आती है, पैशाची अपभ्रंश जो क्षेत्र है उसके अंदर आती है पंजाबी भाषा। ठीक है, तीसरी ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश के क्षेत्र में आती है सिंधी। मैंने आपको कहा था ब्राचड़ किस देश की, किस क्षेत्र की, जो सिंध प्रदेश के आसपास के हैं, तो उनकी भाषा को क्या कहा जाएगा? सिंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खस अपभ्रंश के क्षेत्र में है
पहाड़ी भाषा। ठीक है, पहाड़ी में भी अब तो बहुत सारी भाषाएं ली जाती हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे क्षेत्र हो गए हैं, लेकिन यहाँ अगर हम अपभ्रंश के क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पहाड़ी भाषा ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्री यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाने वाली अपभ्रंश, उससे कौन सी भाषा हुई है? मराठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्धमागधी। अर्धमागधी के दो रूप थे। अर्धमागधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदि मागधी है और शॉर्ट सैनी का थोड़ा पुट इसके अंदर मिलता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी ली जाती है, जिसमें आती है 3 बोलियां। पूर्वी हिंदी भाषा और उसके अंदर 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन सभी के बारे में विस्तार से एक एक भाषा के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, अगली जो हमारी सबसे आखिरी है वो है मागधी। ठीक है, मागधी क्षेत्र की जो अपभ्रंश की भाषा है उससे ये 4 बोलियां उसमें ये 4 बोलियां मिलती हैं, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया। ठीक है, क्षेत्रीय रूप में जो क्षेत्रीय आधार पर जिस तरह से अपभ्रंश का विकास हुआ या अपभ्रंश को बांटा गया है वो इस तरह है। आप चाहें तो इसे नोटिस कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अपभ्रंश जब लिखने लग गए थे, उसमें साहित्य रचने लग गया था, तो उसके कौन कौन से मुख्य रचनाकार हैं जिन्होंने अपभ्रंश को साहित्य के रूप में स्थापित कर दिया था, अपभ्रंश की जो भाषा है उसे स्थापित किया। ठीक है, ये 4 लेखक वो हैं जिन्होंने अपभ्रंश जो भाषा है उसमें अपने ग्रंथ लिखे। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी स्वयंभू, सबसे महान कलाकार हैं, सबसे महान रचनाकार हैं अपभ्रंश भाषा के, अपभ्रंश काल के। ये जितनी भी रचनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं ये अपभ्रंश काल की रचनाएं हैं, लेकिन ये 4 जो रचनाकार और उनकी रचनाएं लिखी हैं ये मुख्य रूप से अपभ्रंश में लिखी गई हैं, और ये बाकी कुछ प्राकृत और कुछ अपभ्रंश और अवहट जो अपभ्रंश के आगे की स्थिति मानी जा सकती है या थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है, जिसका प्रयोग विद्यापति ने किया है, अवहट में लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वयंभू की। ठीक है, स्वयंभू की जो रचना है सबसे पहली पौंचर्यु, फिर उसके बाद रिठणमेचर्यु और अगली आती है स्वयंभू छंद। पौंचर्यु श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन करा हुआ है इसके अंदर, और ऐसा माना जाता है कि एक अपूर्ण रचना है, यानी कि अधूरी रचना है, जिसमें जो अंत है वो श्री राम की का जो जब वो चले जाते हैं, ठीक है, इस संसार से चले जाते हैं, या ऐसा माना जाता है कि उन्हें मुक्ति जब मिलती है, ठीक है, वहाँ तक ये है, उसके बाद की रचना नहीं लिखी गई है। ठीक है, आगे है रिठणमेचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है, दूसरे जो कवि हैं, दूसरे जो रचनाकार हैं वो है पुष्पदंत। ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि पुष्पदंत, जिसे पुण्य भी कहा जाता है या पुण्ड कहा जाता है या पुष्प कहा जाता है, ठीक है, ये हिंदी के पहले लेखक या कवि माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात से बहुत लोग नकार देते हैं, क्योंकि इनका जो रचना है, इनकी जो रचनाएं थी उसमें कहीं पर भी हिंदी का पुट नज़र नहीं आता है। ये पूरी तरह से अपभ्रंश में लिखते थे, और अपभ्रंश हिंदी की विकास अवस्थाओं में हो सकती है लेकिन हिंदी नहीं है। ठीक है, पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, णय कुमार चरियो और जसहर चरियो। ठीक है, 10वीं शताब्दी से है ये। ठीक है, इसके बाद वाले हैं धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत वह। आपको ये रचनाएं बहुत अच्छे से याद करनी है, जो विशेष रूप से हिंदी से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये रचनाएं आती हैं। दूसरी बात, मैंने आपको कहा ये 2 जो कवि हैं ये 10वीं शताब्दी से हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से चाहे 4 लिख लें चाहे 8 लिख लें, अपनी किताब कॉपी में इसे नोट करें और उसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है, आपके लिए आसान ये होगा कि आपको आज जैसे इसमें खुद ही देख रहे हैं, इसमें टठा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओ की बहुत ज़्यादा आपको जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अपभ्रंश की रचनाओं के नाम है। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अपभ्रंश का स्वरूप थोड़ा थोड़ा पहले आपको बताया है, जो कुछ जो है जिनसे कुछ ऐसी बातें जिनसे हम अपभ्रंश भाषा को समझ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। ठीक है,
दो रचनाकारों की बात हो गई। तीसरी धनपाल भविष्यत वहा, ठीक है। चौथे हैं अब्दुल रहमान, कहीं कहीं इनका नाम अब्दुल रहमान भी आता है, जिन्होंने लिखी है संदेश रासक, ठीक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जो विक्रमपुर की जो वियोगिनी थी, यानी कि जो उनके पति जो उसे छोड़कर चले गए थे, उस वियोगिनी की विरह गाथा इसके अंदर लिखी गई है। एक बात ध्यान में और रखने वाली बात है कि जो आदिकाल है, जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, उसमें जो आदिकाल है उसमें अधिकतर महाकाव्य, खंड काव्य और प्रबंध काव्य लिखे जाते थे, वहाँ मुक्तक नहीं लिखा जाता था। और इसी वजह से यहाँ जितने भी आपको मिलेंगे वो आपको खंड काव्य या महाकाव्य मिलेंगे। ये तीनों भी ग्रंथ हैं, जो ऊपर जो स्वयंभू के बताए हैं रचनाएं हैं, ये भी ग्रंथ हैं, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी आकार की रचनाएं हैं, ठीक है। अगली ये चार मैंने आपको कहा ये अपभ्रंश के ही रचनाकार हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश भाषा में ही लिखी गई हैं, लेकिन इसके बाद की जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश कालीन रचनाएं हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपभ्रंश में ही लिखी गई हों, ठीक है। पहले जैन आचार्य हेमचंद्र, इनकी लिखी हुई है प्राकृत व्याकरण, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्राकृत का व्याकरण का वर्गीकृत किया गया था, उसका जो वर्णन है वो किया गया था। अगले हैं लक्ष्मीधर, इसके लिखा हुआ है प्राकृत पेंगलम, ये भी इसी तरह की रचना है। रोड़ा, राउलवेल, राम सिंह पाहुड़दोड़ा। अब आ जाते हैं हम विद्यापति। विद्यापति बहुत अच्छे सब जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाकार हैं, कवि हैं। इनके बारे में बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एमए में बहुत अच्छे से प्रश्न आते हैं, यूजी में ये है, और नेट की अगर मैं बात करूं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करती हूं तो वहाँ विद्यापति को बहुत ही विस्तार से पढ़ा जाता है, ठीक है। इनकी जो भाषाओं की बात आती है तो तीन भाषाएं इनके विषय में बोली जाती हैं। सबसे पहली अपभ्रंश, दूसरी अवहट्ठ और तीसरी है मैथिली। हम जानते हैं कि इन्हें मैथिल कोकिल और जयदेव के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। विद्यापति की ये दो विशेष रूप से हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो अपभ्रंश या अवहट्ठ में मानी जाती हैं। 10वें हैं देवसेन। देवसेन की है जो रचना का नाम है वो है श्रावकाचार, ठीक है। ये वो रचनाएं हैं जिससे इन रचनाकारों ने अपभ्रंश भाषा को एक साहित्यिक रूप दिया और उसे पूरी तरह से प्रतिष्ठापित कर दिया। ये अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अपभ्रंश जो भाषा है वो 1000 के बाद नहीं मानी जाती, लेकिन इसका जो प्रयोग था वो 1200 ईस्वी तक हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राहुल सांकृत्यायन और गुलेरी जी ने 1000 के बाद की जो रूप है उसे पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित किया था, यानी कि उस वक्त की जो भाषा थी वो पुरानी हिंदी, यानी कि वो हिंदी का पुट लिए हुए आ रही थी, धीरे धीरे हिंदी में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। ये जो उल्लेख है ये हमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका जो ग्रंथ है, उनकी जो पुस्तक है हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंदर भी अपभ्रंश का नाम आता है और उसमें 1000 के बाद की भाषा को हिंदी कहा गया है, ठीक है। आज का मेरा ये वीडियो अब यहीं तक। अपभ्रंश के बारे में मैं आपको जितनी मेरे पास बहुत अच्छे से नेट के बच्चों के लिए जो अच्छी जो बातें हैं, अच्छी जो जानने वाली हैं, वो मैंने आपको सब बताई हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। आज का मेरा वीडियो फुल देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।